नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिकांश बच्चों को पढ़ाते समय अगर विधाओं के बारे में पूछा जाता है, तो उसकी परिभाषा से लेकर उसकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे पाते। इस कारण से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए काम आएँगे। चलिए हम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ, हिंदी साहित्य के विधाएं किसी भी भाषा के साहित्य में विचारों और भावों के संप्रेषण की मुख्य रूप से दो शैलियां होती है। यानी कोई साहित्यकार यदि अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना चाहे तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक है काव्य अर्थात कविता के माध्यम से, और दूसरा है गद्य के माध्यम से। ये दोनों के माध्यम से वो अपने विचार को रख सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत काव्य के बारे में देखेंगे, फिर पूरा डिटेल गद्य के बारे में देखेंगे। काव्य के बारे में है अपने पास जानकारी। काव्य वह वाक्य रचना है, यानी कविता वह वाक्य रचना है जिसमें चित्त किसी रस या समावेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है, वो काव्य के अंतर्गत आता है। कहने का अर्थ क्या है कि कवि के मन में जो विचार आता है, जो भाव आता है, उसे वह शब्दों के माध्यम से कविता के रूप में लिखता है। यहाँ पे काव्य के बारे में एक संक्षिप्त परिभाषा है रस गंधार से। रस गंधार में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा गया है। यानी ऐसे रमणीय अर्थ जो शब्दों का निकले, जिसे पढ़कर हमारे मन में रस का अनुभव हो, रसानुभूति हो, वही एक प्रकार से काव्य कहलाता है। काव्य एक प्रकार से शब्दों का खेल है। परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य रचना, गतियति, बिंब, संक्षिप्तता, ये सभी जो है एक प्रकार से काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। इन सभी चीजों का प्रयोग करके कवि कविता का लेखन करते हैं, जिसके माध्यम से वो पाठक वर्ग को रसानुभूति प्रदान करने का प्रयास करते हैं। उसी के माध्यम से ही कविता बनती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हिंदी गद्य। हिंदी गद्य के बारे में अगर देखें तो हिंदी में गद्य की शुरुआत जो होती है, आपका जो आधुनिक काल है, चार कालों में से पहला काल है वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल, जिसे हिंदी गद्य के अंतर्गत मान सकते हैं। आधुनिक काल में ही आपका हिंदी गद्य लेखन प्रारंभ हुआ। तो हिंदी गद्य काल के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो हिंदी के गद्य लेखन का प्रारंभ मूलतः आपका भारतेंदु युग से हुआ था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस काल का नाम आपका रखा गया है भारतेंदु काल। गद्य की शुरुआत जो है भारतेंदु युग से होता है, लेकिन जो गद्य है तो वो भारतेंदु जी के पहले भी लिखे गए हैं, उसके समकालीन भी लिखे गए हैं, उसके बाद भी लिखे गए हैं। तो पहला है हमारे पास पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, यानी गद्य गद्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, जो 13वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ होकर 1868 तक चला। दूसरा है भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, यानी इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय की बात है, जब वो भी गद्य लेखन किया करते थे, और उसके समकालीन जितने भी गद्य लेखन किए उनके बारे में। सन 1868 से लेकर 1900 तक ये काल चला। उसके बाद आता है तीसरा द्विवेदी युग। ये युग जो है सन 1900 से लेकर 1922 तक चला। ये गद्य लेखन के ही काल है। उसके बाद चौथा है
शुक्ल युग या जिसे छायावादी युग कहते हैं, ये सन 1919 से प्रारंभ होकर 1938 तक चला। पांचवा है शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है, जो सन 1938 से लेकर वर्तमान तक चल रहा है। ये तो हुआ गद्य का विकास किन कालों के माध्यम से और कैसे हुआ। अब हम देखते हैं कि गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं, उनमें से प्रमुख विधा कौन सा है और गौण विधा कौन सा है। दो प्रकार के आपको मिलेंगे। तो पहले हम देखेंगे गद्य की प्रमुख विधाएं, जिनको ट्रिक के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। इसको याद करने का है हमारे पास ट्रिक। एक, नाउन, आनी। ठीक है, एक नाउन आनी में एक शब्द का अर्थ हमारे पास होगा एकांकी विधा। ए अर्थात एकांकी, क अर्थात कहानी, ना अर्थात नाटक, उ से उपन्यास, आ से आलोचना और नी से निबंध। तो गद्य की जो प्रमुख विधा है उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से ही जान सकते हैं। एक, नाउन, आनी। ठीक है, ऐसे एकांकी, क से कहानी, ना से नाटक, उ से उपन्यास, आ से आलोचना और नी से निबंध। अब हम एक एक विधाओं की परिभाषा और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो पहली विधा हमारे पास आती है, वो है एकांकी। नाम से पता चल रहा है एक धन अंकी, अर्थात ऐसा नाटक जिसमें केवल एक ही अंक हो, उसे एकांकी के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है, कोई एक घटना के बारे में ही इसमें प्रस्तुति की जाती है। वही नाटक का एक अंक एकांकी के अंतर्गत आते हैं। एकांकी के जन्मदाता का नाम है धर्मवीर भारती, जबकि हिंदी का प्रथम एकांकी रचना का नाम है एक घूंट और रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद जी। अब दूसरी विधा में आ जाते हैं। दूसरा विधा का नाम है कहानी। कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाओं के माध्यम से उनके समाज के चरित्र, भाव या विशिष्टता के किसी विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसमें किसी एक नायक के चरित्र को लेकर, या तो उस नायक के चरित्र के बारे में या उस समय के समाज में हो रही घटनाओं की विशेषता के आधार पर जब वर्णन किया जाता है गद्य रचना को, तब उसे हम कहानी कहते हैं, जिसे कथा भी कहा जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी जिसका नाम है इंदुमती, और इसके कहानीकार का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम कहानी हुआ इंदुमती और प्रथम कहानीकार का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी जिसका नाम है चंद्रलोक की यात्रा, और इसके कहानीकार का नाम है केशव प्रसाद सिंह। उसके बाद आते हैं हम तीसरा विधा जिसका नाम है नाटक। नाटक रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी जाती है। रंगमंच पर, यानी नाटक अगर आप लिख देते हैं और उसका रंगमंचन अगर नहीं किया जाएगा तो उसे नाटक की श्रेणी में मानना उतना आसान काम नहीं है। और जैसे एक अंक रहता था उसे हम बोलते थे एकांकी, तो नाटक कई अंकों से मिलकर बना है, एक से अधिक अंक इसमें होते हैं वह गद्य रचना नाटक कहलाती। यानी ऐसे गद्य विधा जिसको रंग मंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत की जाती है और जिसमें एक से अधिक अंक होते हैं, वही नाटक कहलाते हैं। जिसमें अभिनय और संवाद पर विशेष बल दिया जाता है। यानी अभिनय को, एक्टिंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पात्र अभिनय कर रहे हैं उन्हीं के माध्यम से उस नाटक की प्रसिद्धि जो है तय होगा। जितना अच्छा रोल होगा उतना ही नाटक आगे बढ़ेगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। हिंदी का प्रथम जो नाटक है जिसका नाम है नहुस,
और नाटककार का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये वही गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। ये कवि के साथ साथ लेखक भी थे। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, यानी हिंदी का प्रथम वो नाटक जिसे पहली बार अभिनीत किया गया, अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम है जानकी मंगल, और नाटककार का नाम है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो विधा है वो है उपन्यास। किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाओं एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाता है। यानी इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि किसी पात्र की, उस पात्र की जो चरित्र चित्रण है, उनके द्वारा बोले जाने वाले जो संवाद है, और उस पात्र की कौन सी घटना से संबंधित है, वो एक निश्चित उद्देश्य में रख कर जब इनको प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी गद्य रचना को बोला जाता है उपन्यास। और ये उपन्यास बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े, यानी एक प्रकार से सर्ग में लिखा जा सकता है, जिसमें 8 से अधिक सर्ग भी होने की संभावना रहती है। और हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है जिसका नाम है परीक्षा गुरु, जिसे लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखे गए हैं। जबकि हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास आप पढ़े होंगे, पुराना जो 12वीं की बुक में था, उसने कहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है, जिसके रचनाकार का नाम है देवकी नंदन खत्री जी, उसी के द्वारा लिखित है और वो काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा विधा है आलोचना। पांचवा विधा है आलोचना। किसी साहित्य रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोष का विश्लेषण करना। यानी कोई साहित्यिक रचना है, उसको पढ़ा जाएगा, कोई साहित्यकार के द्वारा पढ़ने के बाद उनके गुण और दोष दोनों का विश्लेषण जब किया जाएगा, और विश्लेषण करके जो रचना लिखी जाएगी उसी रचना को बोला जाएगा आलोचना, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, समीक्षा या समालोचना के नाम से भी इनको जाना जाता है। हिंदी का जो प्रथम आलोचना है परिभाषा प्रकाश आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा सन 1929 में लिखा गया। हिंदी की प्रथम आलोचना की पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी कालिदास की आलोचना। यानी कालिदास की जो साहित्य है उनको पढ़कर, कालिदास जी की जो रचना है उनको पढ़कर उनके गुण और दोषों का विश्लेषण जब किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है हिंदी साहित्य की रचना लिखने वाले के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है एक अच्छे आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां जो विधा है वो है निबंध। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति क्रमिक तथा प्रत्यक्ष रूप से करता है। यानी कोई लेखक कोई विषय मिलने पर या किसी विषय को पकड़कर उस विषय के बारे में अपने स्वच्छंद अभिव्यक्ति क्रमिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जब करेगा तब उसे कहा जाएगा निबंध विधा। निबंध विधा के जनक के रूप में माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट जी को, जबकि हिंदी का प्रथम व्यवस्थित जो निबंध है उसका नाम है कविता और कला, और इसके लेखक का नाम है आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी, सन 1907 में इनको लिखे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो प्रमुख 6 विधा है उसके बारे में अपन देख लिए। अब गौण विधा के अंतर्गत जो आते हैं उनके बारे में देखते हैं, और इसमें 7वां नंबर पर है, यानी गौण विधा का पहला, और क्रमशः अगर आगे बढ़ें तो 7वां जीवनी। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की
जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में उनके जीवन के जन्म से लेकर उनकी विभिन्न घटनाओं के बारे में जब लिखा जाता है, उनके मृत्यु तक जब लिखा जाएगा क्रमबद्ध रूप से, तो उसी को जीवनी कहा जाता है। हिंदी का प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय ये रचना है, उसकी जीवनी पर लिखा गया है और लेखक का नाम है गोपाल शर्मा। उसके बाद है आठवां विधा आत्मकथा। आत्मकथा के अंतर्गत हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिस गद्य रचना में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन और विश्लेषण करता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। जैसे पता चला है आत्म धन कथा, यानी स्वयं के बारे में, स्वयं के जीवन के बारे में, उनकी जीवन में घटने वाली जो घटना है उनको क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण करके जब लिखेगा तो उसे कहते हैं आत्मकथा विधा। हिंदी का प्रथम आत्मकथा है जिसका नाम है अर्ध कथानक, जिसके रचनाकार का नाम है बनारसी दास, जिसे बनारसी दास जैन भी कह के संबोधित करते हैं। 1641। जैसे आप लोग 10वीं में आप पढ़े होंगे मैं मजदूर हूँ, ये पाठ जो है आपका आत्म कथात्मक विधा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लेखक जो है अपने जीवन के बारे में बताते हैं। उसके बाद है संस्मरण विधा। संस्मरण विधा के अंतर्गत देखते हैं हम किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप को संस्मरण करते हैं, यानी कहने का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई घटना घटित हुई है, वो घटित घटना को जब वो याद करके लिखते हैं क्रमबद्ध रूप से, तो उसी को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण एक प्रकार से याद करके लिखना। तो संस्मरण विधा का जनक महादेवी वर्मा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम संस्मरण रचना पद्म पराग और इसके रचना का नाम है पदम सिंह शर्मा। पद्म पराग और रचनाकार का नाम है पदम सिंह शर्मा। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण यानी घूमते हुए संस्मरण, यानी यात्रा क्या होगा जिसे संस्मरण करके लिखा गया है, उसका नाम है लंदन यात्रा महादेवी वर्मा के द्वारा। आगे है 10वें नंबर पे रेखा चित्र विधा के बारे में देखते हैं। जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है, यथावत चित्रांकन यानी चित्र के रूप में अंकन किया जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। यानी किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे शब्दों के माध्यम से चित्रित किया जाता है जिसे पढ़कर जिसके बारे में लिखा गया है उनका चित्र उभर कर हमारे सामने, आंखों के सामने आ जाए, तो उसे बोला जाता है रेखा चित्र। रेखा चित्र विधा का जनक है महादेवी वर्मा जी। हिंदी के प्रथम रेखा चित्र का नाम है पद्म पराग, पद्मश्री शर्मा के द्वारा ये भी लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है 10वीं क्लास में एक फेमस रेखा चित्र रचना है जिसका नाम है घिसा, जिसमें महादेवी वर्मा जो है अपने शब्दों के माध्यम से घिसा का चित्र इस प्रकार से उकेरता है कि जब हम उस रचना को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो घिसा जो है हमारे आंखों के सामने मौजूद हो। आगे बढ़ते हैं, रिपोतार्ज विधा के बारे में देखते हैं। रिपोतार्ज वह गद्य विधा है जिसमें किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, उसे बोला जाता है रिपोतार्ज। यानी जो घटना घटित हुई है, आंखों देखी घटना, उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे बोला जाता है रिपोतार्ज। हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज है, रचना का नाम है लक्ष्मीपुरा और रचनाकार का नाम है शिवदान सिंह चौहान। उसके बाद है 12वें नंबर पे आता है यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं।
जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यानी जैसे कोई लेखक या कोई साहित्यकार कहीं घूमने गए, यात्रा के दौरान उन्होंने जो अनुभव किया है उसका यथार्थ रूप में, सत्य रूप में जो लिखता है उसी को यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य जिसका नाम है सरयू पार की यात्रा और साहित्यकार का या लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे हैं हमारे पास 13 भेंट वार्ता या जिसे साक्षात्कार या इंटरव्यू भी कहा जाता है अंग्रेजी में। जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट अर्थात मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता, साक्षात्कार या इंटरव्यू कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग समाचार चैनल में देखे होंगे कि कोई बड़े नेता है, उनको चैनल में बुलाकर साक्षात्कार लिया जाता है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है और वो जवाब देते हैं। इसी को यदि हम रचना के रूप में लिख देंगे तो वो आपका भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाएगा। साथ ही साथ जैसे किसी वैकेंसी में अगर आप भरे रहते हैं, नौकरी में कोई फॉर्म भरे रहते हैं, आपको बुलाया जाता है साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए। यदि आप जाते हैं और जाने के बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आप जवाब देते हैं, उसको भी अगर लिखा जाएगा तो आपका भेंट वार्ता या साक्षात्कार रचना के अंतर्गत आएगा, विधा के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में है डायरी विधा। डायरी विधा के बारे में देखते हैं। जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं। यानी इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि जब कोई व्यक्ति डायरी में अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण घटना है उस घटना को तिथिवार और क्रमवार जब लिखता है तो उसे डायरी के अंतर्गत माना जाता है। जैसे कई लोग डायरी लिखने के आदी हैं, पर डे या महीना में एक दिन या 2-3 महीना बाद, ऐसे क्रमशः डायरी जो लिखा जाता है वो डायरी लेखन के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा कि 12वीं क्लास में एक डायरी लेख है जो काफ़ी फेमस हुआ है। उसका नाम है एन फ्रैंक की डायरी, जो दुनिया में सर्वाधिक पढ़े जाने वाली डायरी में से एक है। साथ ही साथ इसमें एक यहूदी लड़की जिसका नाम है एन फ्रैंक, जो 13 वर्षीय है, उसके द्वारा यहूदियों के ऊपर जो हिटलर के द्वारा अत्याचार किए गए हैं उनका वर्णन उसमें मिलता है। चलिए इसमें देखते हैं। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन करने का श्रेय जाता है श्री राम शर्मा जी को, जिसकी रचना का नाम है सेवाग्राम की डायरी। 1946 में इस डायरी को इनके द्वारा लिखकर प्रकाशित कराया गया था। आगे देखते हैं पत्र साहित्य यानी पत्र लिखकर, जैसे कोई लोग अपने सगा संबंधी के पास पत्र लिखते हैं, फिर उसके द्वारा पत्र आपके पास भेजा जाता है। ऐसे पत्र जो लिखे रहते हैं उनको जब आप संग्रहित करके रखते हैं तो पत्र साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा अथवा समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, तब वह पत्र साहित्य सृजन करता है। अगर कोई लेखक अपने किसी परिचित मित्र या सगा संबंधी को किसी समस्या के बारे में या कोई सूचना लिखकर पत्र के माध्यम से भेजता है तो वही पत्र साहित्य के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में प्रथम पत्र साहित्य का प्रकाशन सन 1904 में द्वितीय युग में हुआ था। महात्मा मुंशी राम के द्वारा स्वामी दयानंद के संबंध में
पत्रों के संकलन से इनकी शुरुआत हुई थी। आगे है, लास्ट है हमारे पास गद्य काव्य या गद्य गीत, यानी गद्य रचना को गीतों के रूप में लिखना। जिस रचना में छंद के बिना, यानी बिना छंद के प्रयोग के, क्योंकि जब भी कोई काव्य लिखा जाएगा, कविता लिखा जाएगा, पद्यांश लिखा जाएगा तो उसमें छंद का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसे रचना जिसमें छंद के बिना ही कविता के गुणों का समावेश होता है उसे गद्य काव्य या गद्य गीत कहते हैं, जो छंदबद्ध नहीं होता, छंद से बंधा हुआ नहीं होता। हिंदी में प्रथम गद्य काव्य के जनक राय कृष्णदास को माने जाते हैं और जिसकी रचना का नाम है साधना, और इनका प्रकाशन हुआ था सन 1916 में, जिसे गद्य काव्य या गद्य गीत की प्रथम रचना माना गया है। इस प्रकार से जो गद्य की विधाएं हैं उनके बारे में आप लोगों को मैंने कुल 16 विधाओं के बारे में बताया संक्षिप्त रूप से। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हिंदी के कक्षा 10वीं के पूरा हर जो पाठ है इकाई वार उनका पूरा नोट्स के रूप में, साथ ही साथ जो पिछले जो पेपर हैं उनकी जानकारी भी पूरा डिटेल से वहाँ पे दिया गया है। नोट्स को केयर करना, नोट्स बेहतरीन है, उसको आप लिख सकते हैं और बीच बीच से जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से आपको मिलेगा। साथ ही साथ आगे चलकर हम गणित का भी वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।